सोयाबीन की जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में है, वो कितनी बड़ी मार्केट है, कितना ग्रो हो रहा है। चाइनीज़ है ना, वो इसको गोल्डन क्रॉप कहते हैं। माल ये दुनिया भर में हो रही है क्योंकि इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है और ऑयल एज ए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होती है। किसान कहाँ पे इस टाइम खड़ा है? अगर इसकी सोयाबीन की प्रोडक्शन की बात करें तो कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं। किलो सोयाबीन से आप 7 लीटर सोया मिल्क बना सकते तो डॉक्टर साहब ये तो ज़रा बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको लगाएंगे ना तो इसमें अल्लाह ताला ने एक नाइट्रोजन फिक्स भी कर, तो जो पिछले साल का डेटा है उसके मुताबिक ये 2.5 मिलियन टन सोयाबीन ग्रेन्स जस्ट जो इम्पोर्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में खुशामदीद। हम लोग ईद उल अज़हा के बाद पहला प्रोग्राम है हमारा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोयाबीन। अब सोयाबीन में हम खाली इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे बात नहीं करेंगे, आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसके बारे में लोग आमतौर पे बात नहीं करते कि इसका दुनिया में क्या रुझान है, पाकिस्तान में कितना लगाया जा रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितनी ज़रूरत मौजूद है पाकिस्तान में इसको ग्रो करने की। और उसके अलावा हम कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लेके आए हैं जिसमें हम आपको आज तरीक़ाकार भी बताएंगे कि आप कैसे जो है सोयाबीन से मिल्क भी हासिल कर सकते हैं। तो सोयाबीन से आप कैसे मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके हवाले से भी आपको हम फर्दर आगे चल के बताएंगे। फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है कि रिवायती फसलों से हट के किसानों को उन फसलों के बारे में भी आगाही दी जाए जिसको लगाना उनके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श है। तो आगे चल के उस हवाले से भी बातचीत होगी और बाकी जो दीगर इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं सोयाबीन से जो निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या है और वो किस इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अमजद, काफ़ी उनकी खिदमात भी रही हैं, NIRC के साथ भी वो अटैच रहे हैं। फिर उसके अलावा पल्सेस होगी और बाकी जो ऑयल वगैरह की जो क्रॉप्स होगी उस पर काफ़ी इनका काम रहा है, काफ़ी खिदमात हैं जो इनकी हमारे साथ रही हैं, NIRC के साथ भी रही हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम को हम शुरू यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा आप ऑडियंस को भी बता दें कि सोयाबीन की जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में है वो कितनी बड़ी मार्केट है, कितना ग्रो हो रहा है, पाकिस्तान में उसका क्या सिनेरियो है, ताकि हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकें कि पाकिस्तान और बाकी दुनिया में क्या फ़र्क है, कितनी मार्केट और कितना ग्रो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोयाबीन के इस तरह से है कि जो चाइनीज़ है ना, वो इसको गोल्डन क्रॉप कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल टाइम से ग्रो हो रहा है और इसकी जो पहली रिपोर्ट है हिस्ट्री में वो चाइना से है। चाइना फिर यहाँ से वो डेवलप होते होते अमेरिका भी पहुँच गया और अब ये एक ऐसा ग्रेन है, मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी खसूसियात रखी हैं कि जो इंसानी खुराक में जो चीज़ें चाहिए ना वो मैक्सिमम इसमें मौजूद है। मसलन देखो ना, मेजर ग्रुप है हमारा कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स या ऑयल चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें और प्लस दूसरे मिनरल्स या विटामिन्स चाहिए। तो इस एक ग्रेन में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये सोयाबीन में सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, अगर 100 मसल ग्राम आप लेते हैं तो उसमें आपको 18 से 20% तेल मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 36 से 40 ग्राम जो है आपको प्रोटीन मिल जाएगी, तकरीबन 30 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, बाकी इसके 2 मिनरल्स रह जाएंगे। तो ये एक मिरेकल ग्रेन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन डाइट के लिए और ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये एनिमल डाइट के लिए, अल्टीमेटली जो हमारे बीफ में या मिल्क की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम कहें कि जी वर्ल्ड में इसकी प्रोडक्शन क्या है, मैं देख रहा था कि ये वाहिद क्रॉप है जिसकी जो पर एनम वर्ल्ड में ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10% है ओवर लास्ट 8 to 10 ईयर्स। अच्छा। और इसमें जो टोटल प्रोडक्शन 2021 की है तकरीबन 390 मिलियन टन है जो प्रोड्यूस हुई है ओवरऑल पूरी दुनिया में। और उसमें लीडिंग कंट्री जो है वो USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना यानी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो हैं। लेकिन इस्तेमाल ये दुनिया भर में हो रही है क्योंकि इसका ऑयल
एक्सट्रैक्शन होती है और ऑयल एज ए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होती है। और बड़ा सोर्स ये इसका ये है कि मील जो है इसका वो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, एनिमल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और वो जहाँ भी पोल्ट्री है आपको पता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, तो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एज ए मील इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में है और प्रोड्यूस भी चंद बड़े मुल्कों में हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह बात की यूएसए की बात की और बाकी मुख्तलिफ ममालिक की भी बात की कि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद आपने इसकी नीड के बारे में बताया, इसकी अफादियत के बारे में बताया, तो उस हिसाब से पाकिस्तान कहाँ पे इस टाइम खड़ा है? अगर इसकी सोयाबीन की प्रोडक्शन की बात करें तो कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं? तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना कि हम वो पहले जैसे हमने गार्लिक की बात की थी, ये भी एक वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे और हमने उसमें जिक्र किया था कि जी अगर हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम इंपोर्टिंग कंट्री की बजाय एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाते हैं। तो सिमिलरली ये सोयाबीन भी जो है ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। और आपको पता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, और उनकी जितनी भी फीड है उसमें या कनोला मील इस्तेमाल होता है या सोयाबीन मील। तो जो पिछले साल का डेटा है उसके मुताबिक ये 2.5 मिलियन टन सोयाबीन ग्रेन्स जस्ट जो इंपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा मील अगर ऑयल तो अलग है, अगर हम ऑयल की बात करें तो वो $4 बिलियन का पिछले साल में इंपोर्ट हुआ है। और ये जो सोयाबीन ग्रेन हुए हैं ये 1 बिलियन के हैं। तो इसका मतलब है कि ये अगर सोयाबीन मील और ऑयल कर लें तो ये तकरीबन 7-8 बिलियन का बिज़नेस है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे एक्चुअली ये है कि अगर हम ऑयल सीड पे जो उसमें से 2 क्रॉप ऐसी हैं जो कि रिच सोर्स है प्रोटीन का, मतलब कनोला है उसमें भी तकरीबन 40% प्रोटीन पाई जाती है मील में, और जो सोयाबीन है उसमें भी 40% पाई जाती है, मतलब प्रोटीन मौजूद है। ठीक है ना। तो अगर हमने ये दो क्रॉप्स को ज़्यादा तवज्जो दें तो हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की मील रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बड़ी दिगरगू है, क्योंकि हमारे साथ इंडिया है और वो मैं देख रहा था कि 120 मिलियन टन उन्होंने पिछले साल पैदा की है। अच्छा। लेकिन और उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे साथ ही शुरू की थी। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमने जस्ट 15,000 टन जो है लोकल प्रोड्यूस किया है, बाकी सारी जैसे मैंने कहा 2.5 मिलियन टन इंपोर्ट की है और जस्ट 15,000 टन जो है वो प्रोड्यूस की है। डॉक्टर साहब, ये मतलब इतनी अगर इसकी ज़रूरत भी मौजूद है, पोल्ट्री पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी आपने जिस तरह बताया कि उसमें इंडस्ट्री में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, इसके अलावा इसकी और दीगर चीज़ों की ग्रेन्स हम इतने मंगवा रहे हैं, 7-8 बिलियन डॉलर का हम लोग जो बाहर डॉलर भेज रहे हैं अपने मुल्क के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो क्या वजह है जो इंडिया ने भी साथ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की थी और हम लोग क्यों नहीं अब तक कर सके? ये देखो हमारे है, हम मतलब कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि हम इजी गोइंग हैं कि जो क्रॉप्स हमारे ट्रेडिशनली हम उगा रहे हैं ना ज़मींदार, और वही नॉलेज मसलन गंदम उगा ली, गन्ना उगा लिया, कपास भी अब तो कम होती जा रही है, तो हम इनोवेटिव काम से थोड़ा सा घबराते हैं। जैसे मशीन इस्तेमाल करने से हम घबराते हैं ना, इस तरह इनोवेट काम करने से हम फेलुअर से घबराते हैं। तो बंदा जो इंसान है वो फेलुअर से ही सीखता है। तो अगर हम इस पे, जैसे इंडिया की मिसाल मैंने इसीलिए दी कि उन्होंने देखो अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो उन्होंने भी 65-67 में इस पे काम शुरू किया था। अब उनमें मतलब उन्होंने तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर पे इसको वो उगा रहे हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि हमें वो जब बॉर्डर खुलते हैं तो हमें एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, इंडिया से भी बरामद किया जा। तो हमारी उसकी मिसाल हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट, वसाइल, ह्यूमन एप्टीट्यूड देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब है कि हम इसको उगा सकते हैं, सिर्फ उसमें बिल की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट और वो रिसर्च इदारे जो कि इस पे काम कर रहे हैं वो इस पे खुसूसी अगर तवज्जो दें तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम इसको ना उगाएं, क्योंकि इसमें जो 5 या 6 बड़े स्टेक होल्डर है ना, वो जब भरपूर इस पे तवज्जो देंगे, मिसाल तो पे गवर्नमेंट है वो कहेगी जी ठीक है आपने मंगवानी है, आपने 1/3 इंपोर्ट करनी है, 1/3 इधर उगानी है, 2/3 आप इंपोर्ट करनी, और आस्ता आस्ता उनको कहते जाएं कि जी ये आपका सब्सिट्यूट आपने करना ही करना है कि लोकल आपने प्रोडक्शन करनी है।
तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाले हैं वो लोकल प्रोड्यूस खरीदेंगे भी और फार्मर्स को हेल्प भी करेंगे। डॉक्टर साहब, इससे एक और मसला भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले की बात है जब आपको याद होगा कि इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था, कंटेनर्स फंसे हुए थे, हमारे पास पैसे इतने नहीं थे कि हम वो क्लियरेंस करवा के उसको लेके आए, तो सोयाबीन के भी काफ़ी कंटेनर्स फंसे हुए थे, कुछ फीड्स ख़राब भी हुई थी, और जिसकी वजह से एक पूरे मुल्क में मुर्गी की एक शॉर्टेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इससे मेरे ख्याल से इस चीज़ पे भी आगे चल के जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, एक तो आप डॉलर देते हैं, दूसरा ये है कि आपकी इंडस्ट्री उनके रहमो करम पे है। खुदा खास्ता अगर कोई हमें सोयाबीन मील या सोयाबीन ग्रेन देना बंद कर दे तो हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को कहाँ से सपोर्ट करेंगे। तो जो भी अच्छी नेशंस हैं वो अपना सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप करती हैं स्लोली, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरी चीज़ों पे कम हो जाए। इसमें एक और बड़ा फैक्टर, जैसे आपने कहा ना जी वो बैन हुआ था, तो आपने कहा देखा होगा कि उस वक्त ये इशू चल गया था जी ये GMO और नॉन GMO। अब दुनिया में ज़्यादातर जो ग्रो हो रही है वो GMO है, लेकिन पाकिस्तान में अभी नॉन GMO हम चाहते हैं। ये GMO अगर आम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज़ है ये? इसमें मैं अर्ज़ करता चाहता हूँ, तो उस वजह से भी हम स्टक हो गए कि जी हमने नॉन GMO इंपोर्ट करनी है, नॉन GMO अवेलेबल कम है, इंडस्ट्री जो है वो मजबूर है कि वो GMO मंगवाए और अपने इस्तेमाल करें। अच्छा, GMO ये है, लफ्ज़ ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है होती है ना क्रॉप्स, वो हैं। जैसे इसमें वो मुख्तलिफ जीन्स डालते हैं मुख्तलिफ सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वीडिसाइड रेजिस्टेंस के लिए इसमें जीन डाला होगा या दूसरा, तो वो फिर हम लंबी बहस है वो साइंसदान इसको जैसे, लेकिन प्रेफरेबली बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमारे जो ओरिजिन जर्म प्लाज्मा है वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल सोर्स है वही हम इस्तेमाल करें, ताकि कोई कल को बड़ा लॉस या बड़ा नुकसान कैंसर की सूरत में या कोई और ना आ जाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट अभी इस पर रिलेक्टेंट है कि जी हम GMO जो है उसको इम्पोर्ट करें, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं है, या तो हम खुद उगाएं या हम उनको परमिट करें। तो इस सिलसिले में बार बार मैं यही कहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाले, फार्मर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले कर्ज से काम नहीं लेंगे ना, आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, इसकी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ अवेलेबल नहीं है, इस पर रिसर्च वर्क जो मैन पावर है वो इंतहाई शार्ट है। अगर आप ऑयल इंस्टीट्यूट्स में देख लें तो हार्डली हर प्रोग्राम में 5 या 6 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक एक बंदा काम लगा हुआ है। तो अगर आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे आप बात कर रहे थे कि मील का एस्पेक्ट अलहदा है, क्वालिटी का एस्पेक्ट अलहदा है, प्रोडक्शन का अलहदा है, फिर बाई प्रोडक्ट्स का अलहदा है, तो जब तक एक स्ट्रांग टीम डेवलप ना की जाए उस वक्त इसका आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है, जो पॉसिबल है कि अगर हम इस पे लग जाएं तो हमारे जो हमने सर्वे भी किया हुआ है और एरिया भी आइडेंटिफाइड हैं बुक्स में, रिपोर्ट्स में कि यहाँ पे ग्रो हो सकता है। मतलब सिंध में बड़ा अच्छा ग्रो हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, KPK में, स्वात में बेस्ट हाई यील्डिंग इसका एरिया है, पुठार में हो सकता है, यानी हो सकता है, लेकिन जस्ट उसकी R&D और गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मतलब ये ज़्यादातर जो आप कहेंगे कोताही जो है वो हुकूमत की तरफ से है, या फिर ये आप किसानों को भी कह सकते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मेनली किसकी तरफ से ज़्यादा कोताही है जो खुद नहीं तो पैदा कर पा रहे? जब भी कोई इनिशिएटिव लेना होता है ना, तो वो तो गवर्नमेंट ही एक अदारा है जहाँ पे ब्रेन हाई क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं और वो वर्ल्ड के अफेयर्स को भी जानते हैं, मुल्की अफेयर्स को भी जानते हैं, उन्होंने ही गाइडलाइन देनी होती है, उन्होंने पॉलिसी डिसीजन लेने होते हैं। तो जो आगे वर्किंग क्लास है, जैसे रिसर्चर्स है, जब उनको फंड्स मिलेंगे, वहाँ रिक्रूटमेंट होगी, तो वो इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाएंगे। फार्मर को जब टेक्नोलॉजी हम देंगे, उसको बाई बैक की गारंटी होगी, अच्छी प्राइस मिलेगी, फार्मर को हम ट्रेनिंग देंगे तो फार्मर भी रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मर को हम खुद कहें कि वो क्यों नहीं लगा रहा, तो वो तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नॉलेज गेन करे, वैरायटीज़ वो कहाँ से लेगा। वैरायटी तो सीड, अब मसलन पाकिस्तान में आपको सोयाबीन का सीड ढूंढना पड़े तो सोयाबीन का 10 टन आपको सीड नहीं मिलता, क्योंकि कोई अदारा उस पर काम ही नहीं कर रहा। तो आप फार्मर को हम कैसे ब्लेम करें? असल तो गवर्नमेंट ने है, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन देनी है कि ठीक है जी, ये आप वैरायटीज़ डेवलप करें,
ये सीड प्रोडक्शन करें और ये टेक्नोलॉजी डेवलप करें और फार्मर को दें, और हम इसकी बाई बैक गारंटी करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगले 5 साल में हम खातिर खा इसमें आगे जा सकते हैं। मतलब 5 साल में आप कहते हैं अगर गवर्नमेंट का फुल फोकस अगर इस क्रॉप पे हो जाएगा, इस तरह की दीगर क्रॉप्स पे हो जाए, तो हम खुद कफील हो सकते हैं इसमें? नहीं, खुद कफील नहीं, मैं कहता हूँ कि देखो जी, जैसे हम 7-8 बिलियन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम 2 बिलियन का डेंट भी डाल लें 5 साल में, तो इसका मतलब है वी आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उसके लिए विल की ज़रूरत है, और वो हाई आर्की के जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप इसके ग्रेन को स्टडी कर लें, यकीन करें वाइज पर्सन वो उस ग्रेन को चूमेगा कि यार ये वाद ग्रेन है जिसमें ऑयल भी मुझे मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं। यही मेरे ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, एनिमल की जरूरत है, पोल्ट्री की जरूरत है। एक ही चीज से, एक ही ग्रेन से सर्कल जो है सबकी जरूरियात पूरी हो रही हैं। तो आप वीट जहाँ के आपको जस्ट 12% प्रोटीन मिल रही है, ठीक है ना, ऑयल को नहीं मिल रहा, राइस में भी जस्ट आप मतलब पानी भी इतना ज्यादा फिलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप उस लेवल को इसको एनालिसिस करें और इसकी कैलोरीज अगर आप काउंट करें, तो तकरीबन 450 कैलोरीज 100 ग्राम में सोयाबीन ग्रेन्स में मौजूद है। तो वाई नॉट, जब आपको एक अच्छी एनर्जी सोर्स मिल रहा है तो हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएं, अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज करें, जिसको हम आटे में मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टीग्रेन आटा इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें हमने 5-10% इसको आसानी से सोयाबीन मिक्स की जा सकती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसकी अगर मैं बाय प्रोडक्ट्स की बात करूं, या जो दीगर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो सोयाबीन से ही निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी क्या वैल्यू है और वो किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, ताकि ये कि लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिर्फ सोयाबीन ही नहीं है, उससे भी जो मजीद चीज़ें निकलेंगी वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, क्या वैल्यू है इसकी? वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे हम पहले इंडिया की बात कर रहे थे ना कि वो अब 90 मिलियन हेक्टेयर पे चला गया और 120 मिलियन टन वो प्रोड्यूस भी कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने जो उनका पेपर पढ़ा हमने, उन्होंने जो प्रोग्रेस किया ना, उन्होंने इसके सारे एस्पेक्ट्स पे किया। उन्होंने कहा कि जी जब इसके बाई प्रोडक्ट्स भी जब लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो लोगों में इंट्रोडक्शन होगा, लोगों को बेनिफिट जब जाएगा तो वो लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो उसमें से मसलन जो ज़्यादा टोफो आपने सुना होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना में बड़ा एक अच्छा सोर्स है जो लोग पसंद करते हैं ना। इसी तरह इसका जो है, हाँ, सोया मिल्क है, दुनिया भर में मशहूर है, और ख़ास तौर पे जो लैक्टोज जिनको प्रॉब्लम एलर्जी होती है उनके लिए अल्टरनेट सोर्स है। अब ये जो अगर हम सिर्फ बाकी इसके सैलड भी इस्तेमाल हो सकता है, बाकी और बहुत सारे प्रोडक्ट, सोया सास आपने सुना, यानी तकरीबन 100 के करीब सोया आइसक्रीम है, 100 के करीब इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, 100 के करीब, हाँ, जो लोग इस्तेमाल, ब्रेड इसकी बन रही है क्योंकि हाई प्रोटीन है। तो वो अगर हम हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसकी तरफ जाएं और तो हम इसको बड़ी आसानी से कामयाब कर सकते हैं। तो जैसे दूध की हम बात करें तो ये इसका जो दूध है ना, वो बिल्कुल काउ मिल्क के इक्विवेलेंट है, एनर्जी भी उतनी है, मतलब जो कैलोरीज पर 100 ग्राम है तकरीबन ऑलमोस्ट है, फैट परसेंटेज उतनी है। लेकिन एडिशनल बेनिफिट ये है कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है 4%, वो इसमें ज़ीरो है। अच्छा, क्योंकि एनिमल सोर्स जो है दूध का वो कोलेस्ट्रॉल है, और हर बंदा समझता है कि कोलेस्ट्रॉल फैट्स वगैरह, उस वजह से लोग थोड़ा फैट में कोलेस्ट्रॉल खास तौर पे जो ब्लड हमारी थिकनेस है या हमारा जो हार्ट का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू, उसमें वो हम नहीं ले सकते ना। तो सोया मिल्क में ये है कि भी आपके पास फैट हैं और वो मानो सैचुरेटेड फैट्स हैं, अच्छी क्वालिटी की फैट्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बाकी इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन है। तो इसका जो मिल्क है वो भी आपको पता है जो हाई क्लास है और दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये जो गाय का दूध है, ठीक है, भैंस का दूध की बात आप कर लें, तो ये सोया मिल्क जो आप बात कर रहे हैं, जो इससे भी हमें जो दूध मिल रहा है, तो क्या मतलब सेम ही उसकी अफादियत है या? हाँ, मेरे पास ये आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि इसका कंपैरिजन देखना, तो कैलोरीज जो सोया मिल्क है ना उसमें 54 है, और जो काउ मिल्क है उसमें 42 है पर 100 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब कैलोरीज इसमें ज़्यादा है। फैट उसमें 1.8 है, और इसमें भी जो जहाँ पे फैट उन्होंने रिमूव किया होता है, वरना तो 4 ग्राम होता है, लेकिन आम तौर पे डी फैट का इन्होंने दिया हुआ वो 1 ग्राम है ना। कोलेस्ट्रॉल सोया मिल्क में 0 है, इसमें 5 mg है,
मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन 118 मिलीग्राम इसमें है सोया मिल्क में, 150 मिलीग्राम जो है प्रोटीन इसमें है काऊ मिल्क में। तो बाकी फाइबर है इसमें 0.6 है, इसमें काऊ मिल्क में 0 है। शुगर 4 ग्राम है और 5 ग्राम है, यानी इक्विवेलेंट है जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की से जो शुगर इसमें आती है। अच्छा, बाकी जो इसमें चीज़ें एडिशनल हैं, मतलब इसमें आयरन 3% है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। विटामिन B6 इसमें मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, कैल्शियम इसमें मौजूद है जो कि रिलेटिवली काऊ मिल्क से ज़्यादा है। तो ये कह लें कि उससे बेटर है अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो वो उससे बेटर है, इसीलिए लोग इसको जो है और बाकी लोग अच्छा इसका बेनिफिट देते हैं। कि देखो जी, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट है और दूसरा एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स है। तो जो पढ़े लिखे तबके हैं वो समझ जाते हैं कि जी प्लांट ओरिजिन आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है रैदर दैन एनिमल ओरिजिन। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, सुनने को मिल रहा था कि सोयाबीन से भी आप दूध तैयार कर सकते हैं। ये किस तरह से है, क्या क्या होता है, मतलब घर में भी क्या हम कर सकते हैं खुद? ये सोया मिल्क जो है ना, वैसे तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड जो मिल रहा है ना, मसलन हाई वैल्यू जो या हाई रैंकिंग जो मार्केट्स हैं वो तो बहुत महंगा है, बस 1200 रुपये पर लीटर तक, 1200-1300 रुपये का ये रेट, वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका जब हम उधर ऑयल सीड में थे तो हमने इसका प्रोडक्ट भी शुरू किया था और उसमें हमने लैब लेवल पे पहले तो डेवलप किया था उसका स्ट्रक्चर ताकि हम काऊ मिल्क इसका सोया मिल्क बना सकें। तो फिर हमने वहाँ बनाया और उसमें लोगों को उसकी तरफ तवज्जो दी। फिर हमने एक इंडस्ट्री के साथ जो रवात में मौजूद है वो अभी सोया मिल्क उनके साथ एक एग्रीमेंट पेटको में करके हमने वहाँ सोया मिल्क बनाया और वो अब मिल्क बना के बेच रहे हैं जो कि बाहर के मिल्क से काफ़ी सस्ता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि घर में वो बड़ा सिंपल है इसमें, और मज़े की बात यह है कि इतना ये चीप पड़ता है कि 1 किलो सोयाबीन से आप 7 लीटर सोया मिल्क बना सकते हैं। 7 लीटर? 7 लीटर। तो अगर आप मसलन 200 रुपये की सोयाबीन किलो अगर लेंगे तो 200 में आपको 1 लीटर की बजाय 7 लीटर दूध मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर अगर आप इस तरह बता रहे हैं कि इसकी इतनी माशाल्लाह प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, तो लोग तो फिर ये कि घर में भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं कि सोया मिल्क को तैयार करके बिल्कुल उसमें सर्टिफिकेशंस लेकर ये बेच सकते हैं। नहीं, देखो बेचने के अलावा देखो ना, जो हमारी डेली अखराजात है ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप इसका 2 चीज़ें जब आप 1 किलो मसलन भगोएंगे ना, इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो जरा बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसमें यह है कि आपने 1 किलो मसलन सोयाबीन के ग्रेन्स लेने, उसको रात को सोक कर देना। 24 आवर जब आप उसको सोकेंगे तो जो उसका ऊपर वाला छिलका है ना वो नरम हो जाएगा, जो उसका टेस्टा है उसको कहते हैं। उसको जब आपने फिर सुबह मल के तो उसको ऊपर निकाल लेना। तो जैसे ये चने की दाल होती है ना, इस तरह के ग्रेन्स आपको डिवाइडेड 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, कार्टिलेजन्स ना। उसको करके फिर आपने उसको क्या करना है कि अब उसको ग्राइंडर में डाल के ना ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करेंगे तो वो स्मैश हो जाएगा। स्मैश हो के अब उसको आपने निकाल के तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के और उसको थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद फिर उसको भून लें। जब वो भुनेंगे तो जो उसका आटा नमा है ना, मतलब सोयाबीन का, वो ऊपर रहेगा और जो पानी है दूध नमा वो छीन के छानने के बाद, हाँ छानने के बाद जो आपको मिल्किंग सीव्स, बारीक सीव्स मिल जाती हैं, या आप मलमल के कपड़े को डबल करके उसमें से आप कर सकते हैं। तो वो जो पानी है विदाल जो हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं वो आपके देगचे में चला जाएगा, और बाकी जो आपका आटा है या सोया का वो ख़ास लफ्ज़ है उसके लिए मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो ऊपर रह जाएगा। तो उसको आप एज ए आटा, एज ए मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जो ऊपर रह जाएगा। अच्छा। और वो बड़ा अच्छा रिच सोर्स वो भी होता है। लेकिन जो पानी है उसको फिर आपने उबाल के हस्बे ज़ायक़ा आपने थोड़ा सा उसमें नमक डाल लेना है और थोड़ी सी चीनी डाल लें,
और उसके अलावा थोड़ी सी उसमें स्मेल होती है, उसमें भी अगर एप्पल का जो सीडर है वो थोड़ा सा डाल लें तो उससे वो जो सोया की स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसको गर्म कर लें। ये तकरीबन आप उसमें 7 लीटर पानी डालेंगे। अच्छा, ये 7 लीटर बाद में जब उबालने के बाद, जब वो छानने के बाद तैयार छानने के बाद जब रहेगा तो फिर जो नीचे आपका सोल्यूशन आ जाएगा ना उसकी आपने रेशो इस तरह बनानी है कि वो कम से कम 7 लीटर हो, क्योंकि पहले डालने से तो आपको लेबर ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो पहले आप उसको निकाल लें, फिर उसको डाइल्यूट कर लें, डाइल्यूट करके फिर उसको गर्म करके ये चीज़ें उसमें डाल के तो आप फ्रिज में इसको रख लें। 5-7 दिन आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा, कास्ट कम, और आप एक अच्छा सोर्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि ये हम खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसको मैं कहता हूँ कि जो अब महंगाई का दौर है या जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी, मैं फिर बार बार कहता हूँ क्योंकि वहाँ उनके पास सोर्सेज होते हैं, इसको हमें ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है ना, जो उनके जिस्म की, बच्चे देखो ना अब माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो बहुत सारे मुल्कों ने ये अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें मतलब सोया मिल्क शामिल था कि वो लोगों को लंच टाइम में बच्चों को सोया मिल्क देते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो भी बेटर हो सके। तो रेदर दैन कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बच्चों को फीड ना कर सकें, तो अगर आप हमारी ख्वातीन थोड़ी सी मेहनत करके बना के अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट दें तो वो इंशाल्लाह जो माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ स्टंटिंग का जो हमारे यहाँ इशू है पॉपुलेशन में, वो हम सॉल्व इसके थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोग टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंड में अगर मैं पूछूं क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इसकी क्या है, मतलब कितना एक पैसा इसमें अभी है? अगर अभी से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अभी ये कोई हमारी वीडियो देखता है, उसके अंदर मोटिवेशन आती है किसी किसान में और वो कहता है यार कि मैंने भी लगाना है, तो अभी फिलहाल इस करंट सिचुएशन में कितना प्रॉफिटेबल है और ये लगाना चाहिए अभी या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखो अभी इसका बड़ा अच्छा सवाल है। ये अभी सीज़न है क्योंकि ये हमारे, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि सिंध में स्टार्ट हो जाता है ये लगना, मतलब सिंध का वास्ट एरिया जो है कोस्टल बेल्ट, उसमें ये नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में लग के और आगे 3 महीने में हो जाता है। लेकिन अब जो मौसम है जुलाई वाला, ये है ऑटम सीज़न। इसमें पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में, इवन सिंध में भी हम इसको लगा सकते हैं और इसका बेस्ट टाइम है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लगाने का ना। अच्छा, और इसमें से आप 20 मन पैदावार अगर आप लें, और आजकल जो रेट चल रहा है 7,000 से 8,000 रुपये मन है। अच्छा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है 1,60,000 फी एकड़ आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप इसको लगाएंगे ना तो इसमें अल्लाह ताला ने एक नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, यानी ये यूरिया अपना खुद बनाता है। ठीक जो फार्मर जमीन में जो बाकी फसलें लगाते हैं नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये उसको भी पूरा कर देता है, पूरा करता है और अपनी जरूरत भी पूरी करता है और अगले वाली जो क्रॉप आनी होती है उसको भी ऐड करके जाता है। और ये रिजल्ट्स आए हैं कि जहाँ सोयाबीन के बाद अगर आप गंदम लगाएंगे तो आपकी गंदम की पैदावार बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और फिर इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर ये लीव्स और स्टेम की सूरत में ऐड करता है वो अज़ाफ़ी बेनिफिट है। तो अगर आप इसको लगाएं तो ऑटम की सीज़न की क्रॉप जो है मैक्सिमम ये 100-120 दिन की क्रॉप है, ठीक है ना। तो 120 दिन में आप लगाएंगे, फसल की इम्प्रूवमेंट भी हो, ज़मीन की इम्प्रूवमेंट भी होगी, फसल भी मिल जाएगी। और आपका दूसरा ये है कि जो साइल एरोजन है, जैसे अब ये बारिशें जब पड़ती हैं तो बड़ी हैवी रेन्स आती हैं ना, और उससे हमारी जो ज़रखेज़ मिट्टी है वो जहाँ पे हमने क्रॉप नहीं लगाई होती तो वो ज़ाया हो जाती है, तो उसको एज ए कवर क्रॉप भी ये इस्तेमाल होगी। और इस तरह से आप यानी इसके फ़ायदे मैक्सिमम इससे ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर फार्मर्स को हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी दें, उसके पास उसको नॉलेज ट्रांसफ़र करें तो वो तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और फिर ये है कि उसके हम पैदावार ख़रीदने का भी कोई बंदोबस्त करें तो इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और इसमें डॉक्टर साहब लगाने में अगर मैं इसके खर्चे, अभी आपने ये तो बता दिया कि 20 मन अगर मिसाल के तौर पे पैदावार इसकी होती है तो तकरीबन उसका 1 लाख से ऊपर रेट जो है वो आप बता रहे हैं।
तो इसको लगाने का जो खर्चा है वो कितना, और ये किस फसल के बराबर का खर्चा है लगाने पे, इसका कितना खर्चा है? इसका खर्चा कंपैरेटिवली कम है। देखो जी, इसका खर्चा कम इसलिए है कि आपने मसलन यूं ही गंदम बर्दाश्त की ना, 1 या 2 हाल चला के ना आपने ज़मीन तैयार कर लेनी है। अच्छा ठीक है, बारिश हुई मसलन अभी जैसे बारिशें शुरू हैं, उसी मॉइस्चर पे आप इसको करते हैं। जो फर्टिलाइज़र है, जैसे मैंने बताया कि इसको आपने फास्फोरस की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनिशियली सोयाबीन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इसका कल्चर ज़मीन में नहीं जाएगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। तो उस सिलसिले में यह है कि आप 1 बोरी फी एकड़ DAP डाल लें, उससे इसकी फास्फोरस और इनिशियल जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो भी पूरी हो जाएगी ना। तो मैक्सिमम आधा बैग आपको और यूरिया का चाहिए होगा। ये इसको टोटल चाहिए 32 किलो इसका सीड चाहिए। बाकी इसको जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अटैक हों तो वो स्प्रे वगैरह करिए। तो ये वो बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं चाहिए। पानी की भी इतनी इसको कितना ही पानी लगता है? पानी तो देखो 4 इसके टोटल पानी अगर बारिश ना हो, लेकिन ये मौसम ऐसा है कि जिसमें मानसून भी होता है, मानसून रहता है, आपको मैक्सिमम मेरा ख्याल है हार्डली 1 या 2 पानी लगाना पड़ेगा अगर आपकी रेगुलर बारिशें होती हैं, खासतौर पे पठवार में। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत है। वो मैं कहता हूँ कि उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर इस पे कीड़े का हमला हो तो वो शायद आप 1 या 2 दफ़ा स्प्रे आपको करना पड़े। वो आपको कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा वो, और जो इस पे अटैक हो अगर कीड़े का तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे बाकी फसलों में करते हैं। बल्कि इसके लिए कि हम उसकी वैरायटी वो लगाएं जो GMO वैरायटीज़ हैं, ताकि कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी जिस तरह आपने बताया कि उनके अंदर रेजिस्टेंस भी होती है, कुछ के अंदर आप कह लें कि वो जड़ी बूटियों की भी तलफी की भी रेजिस्टेंस होती है। और कुछ वो फिर जब आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे ना तो वो एक्चुअली जो इनमें GMO है वो उन्होंने इसके लिए किया है कि आपको वीड्स कंट्रोल करने के लिए आप जो वीडिसाइड स्प्रे करें तो ये उसको रेजिस्ट कर सके और इसको नेगेटिव इम्पैक्ट ना और जो है उसकी वीड्स, क्योंकि इस सीज़न में वीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप ऐसी वैरायटी इस्तेमाल करेंगे जो कि वीडिसाइड को रेजिस्ट कर लें तो वो वीड्स को तो किल कर देंगी लेकिन क्रॉप बच जाएगी। इसलिए वो GMO जो वैरायटीज़ हैं ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब और भी इसके अल्टरनेट मौजूद हैं कि आप वीड्स को भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि वीड्स का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सीज़न में वो बहुत होता है। उसके लिए आप प्री एमरजेंस पेंडिमेथिलीन वगैरह जो है वो पहले कर लें स्प्रे, उसके बाद इसको क्रॉप लगाएं। तो देखो मेहनत तो फार्मर करता है, जब उसको प्रॉफिट मिलेगा वो इंशाल्लाह मेहनत करेगा। सिर्फ उसको एक गाइडेंस चाहिए और उसको एक इनिशियली चाहिए कि यार ये मैं जब बेचूंगा ना तो मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास मैं जाऊंगा, उनके पास कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो ख़रीदारी में मेरी हेल्प करेंगे और पोल्ट्री और सॉल्वेंट वाले उनके साथ ताआवन करें तो इंशाल्लाह हम निकल सकते हैं। और अब ये बड़ा क्राइसिस है इसमें, जैसे आपने कहा कि पोल्ट्री वालों को खुद बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अब ये है कि लीड कौन करे, किसी को तो हाँ लीड करना पड़ेगा। और वो फिर हम गवर्नमेंट की तरफ देते हैं कि गवर्नमेंट ही लीड करे और इन सबको एक जगह पे बैठा के स्ट्रेटजी डेवलप करे तो इंशाल्लाह हम अच्छी खासी। नहीं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया ऐसे ही। और इसके साथ एक और चीज़ भी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर आप लोग मज़ीद कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, सोयाबीन से मुतालिक हो जाए, किसी और फसल के मुतालिक हो जाए, उसके बीज कहाँ से मिलेगा, आपको उसके लिए एडवाइजरी चाहिए, कोई मशीनरी आपको चाहिए, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप अपनी फसल को उगाने के लिए या उसके बारे में पूछना चाहते हैं उसको बेचने के हवाले से, तो हमारी किसान मददगार की हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। हमारे ज़रिए माहिरीन एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका हल आपको बताएं। और बाकी है कि इसके साथ आज की इस एपिसोड को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो हमारी गुफ्तगू है उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिली होगी और ज़रूर इसको शेयर करें ताकि, क्योंकि इसकी जितनी अहमियत आपको भी इस वीडियो में सुन के अंदाज़ा हुआ होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये हुकूमत के लोगों तक भी इस चीज़ को पहुँचाएँ, अपने किसान भाइयों को भी पहुँचाएँ, हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मज़ीद किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।